व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यू हिस्टोरिसिज्म। न्यू हिस्टोरिसिज्म एक थियोरेटिकल टर्म है जिसे एक अमेरिकन स्कॉलर स्टीफन ग्रीनब्लट ने कॉइन किया और इसके डेवलप होने में बहुत अहम रोल प्ले किया। 1970s और 1980s में ये थ्योरी इमर्ज हुई। फॉर्मलिज्म, स्ट्रक्चरलिज्म और न्यू क्रिटिसिज्म के अगेंस्ट ये एक रिएक्शन था। न्यू क्रिटिसिज्म के अकॉर्डिंग था कि टेक्स्ट इटसेल्फ इज द सोर्स ऑफ मीनिंग, यानी टेक्स्ट खुद ही मीनिंग का सोर्स है। आपको हिस्ट्री या ऑथर की बायोग्राफी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको टेक्स्ट पढ़कर ही अंदाज़ा हो सकता है कि ऑथर क्या रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा है, क्या कन्वे करना चाह रहा है। इसी तरह स्ट्रक्चरलिज्म ने भी हिस्टोरिकल और कल्चरल कॉन्टेक्स्ट को इग्नोर किया और कहा कि हमें अंडरलाइंग स्ट्रक्चर समझने की ज़रूरत है। लेकिन फिर न्यू हिस्टोरिसिज्म ने कहा कि नहीं, ऐसा नहीं है, बल्कि हमें टेक्स्ट को समझने के लिए इसके हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को समझने की ज़रूरत है। राइटर जिस टाइम पीरियड में और जिस जगह पर रहता था, वहाँ की सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल कंडीशंस कैसी थीं। राइटर का अपना बैकग्राउंड क्या था, चीज़ों ने कैसे उसे इन्फ्लुएंस किया, यानी उस पर असर किया। न्यू हिस्टोरिसिज्म के अकॉर्डिंग किसी टेक्स्ट को समझने के लिए हमें ये सब जानने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरह राइटर अपने टाइम पीरियड से इन्फ्लुएंस होकर कुछ लिखता है, बिल्कुल उसी तरह एज अ रीडर हम भी अपने टाइम पीरियड से इन्फ्लुएंस होकर पढ़ते हैं। और क्योंकि सोसाइटी मुसलसल बदल रही है, तो किसी भी टेक्स्ट को समझने के लिए हमें उसके कल्चरल और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। टेक्स्ट की हिस्ट्री जाने बगैर हम किसी भी टेक्स्ट को पूरी तरह नहीं समझ सकते। न्यू हिस्टोरिसिज्म अपनी पेरेंट थ्योरी यानी ओल्ड हिस्टोरिसिज्म से इमर्ज हुई। व्यूअर्स, अब तक हम हिस्ट्री को ट्रेडिशनल वे में पास्ट इवेंट्स की तरह पढ़ते आए हैं कि माजी में होने वाले कुछ वाक़यात का नाम हिस्ट्री है। मिसाल के तौर पर जब हम रेवोल्यूशनरी वॉर के बारे में बात करते हैं, तो हम देखते हैं कि किस तरह अमेरिकन हिस्टोरियंस ने 1944 में इस वॉर के बारे में लिखा। हम सवाल पूछते हैं कि क्या ये जो वाक़यात हमें बताए जा रहे हैं, ये सही है या नहीं। जो फैक्ट्स लाइन अप किए गए हैं, क्या ये सच में हुए थे। जो इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड की जा रही है, क्या ये सही है। ये अप्रोच ओल्ड हिस्टोरियंस की थी। ओल्ड हिस्टोरियंस हिस्ट्री को ऐसे पढ़ते थे और ऐसे क्वेश्चंस करते थे। लेकिन दूसरी तरफ जब न्यू हिस्टोरियंस इस रेवोल्यूशनरी वॉर को पढ़ेंगे, तो वो पूछेंगे कि जब ये जंग लड़ी गई थी, तब कौन से पॉलिटिकल एजेंडाज थे, वहाँ का कल्चर कैसा था, पॉलिटिकल सिचुएशंस कैसी थी, कौन से आइडियोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट्स थे जिनकी वजह से ये लड़ाई हुई। न्यू हिस्टोरियंस देखेंगे कि कैसे इस वॉर को न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स, स्टोरीज, स्पीचेस और फोटोग्राफ्स में दिखाया गया है, कैसे इन सब चीज़ों ने वॉर को इंटरप्रेट किया है। ट्रेडिशनल और ओल्ड हिस्टोरियंस क्वेश्चन करते हैं व्हाट हैपेंड, यानी क्या हुआ। लेकिन न्यू हिस्टोरियंस पूछते हैं कि हाउ हैज़ द इवेंट बीन इंटरप्रेटेड, यानी इवेंट्स को कैसे इंटरप्रेट किया गया है, कैसे दिखाया गया है। यानी ओल्ड हिस्टोरियंस का फोकस इवेंट्स पर होता है, जबकि न्यू हिस्टोरियंस का फोकस इंटरप्रिटेशंस पर होता है। ओल्ड हिस्टोरियंस मानते हैं कि हिस्ट्री सीरीज ऑफ इवेंट्स हैं और एक इवेंट किसी दूसरे इवेंट की वजह से होता है। मिसाल के तौर पर अगर एक इवेंट ए होता है, अब इस इवेंट ए की वजह से कोई दूसरा इवेंट बी होगा, फिर इवेंट बी किसी तीसरे इवेंट सी की वजह बनेगा, फिर इवेंट सी कॉज्ड इवेंट डी। इन इवेंट्स को लाइन अप करना ही हिस्ट्री है। ये सीरीज ऑफ इवेंट्स हिस्ट्री हैं। फिर ओल्ड हिस्टोरियंस कहते हैं कि हम इन इवेंट्स को ऑब्जेक्टिवली बयान करते हैं,
यानी हम अपनी तरफ से कुछ भी शामिल नहीं करते, बल्कि हम ऑब्जेक्टिव होकर फैक्ट्स को अनकवर करते हैं, सबके सामने लाते हैं। लेकिन न्यू हिस्टोरियंस ऑब्जेक्टिव अप्रोच पर बिलीव नहीं करते और कहते हैं कि हिस्ट्री फैक्ट नहीं है बल्कि इंटरप्रिटेशन है। न्यू हिस्टोरियंस कहते हैं कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस इम्पॉसिबल है। बाकी इंसानों की तरह हिस्टोरियंस भी एक पर्टिकुलर टाइम और प्लेस पर रहते हैं, और जब वो पास्ट या प्रेजेंट के बारे में लिख रहे होते हैं तो कॉन्शियस या अनकॉन्शियस वे में वो अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस से इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं। हिस्टोरियंस के अपने खुद के एक्सपीरियंसेस कहीं ना कहीं ज़रूर शामिल होते हैं। हिस्टोरियंस को लगता है कि वो ऑब्जेक्टिव होकर लिख रहे हैं, लेकिन उनका पॉइंट ऑफ व्यू ऐड होता है। वो किस चीज़ को सही मानते हैं और किस चीज़ को गलत, किसे सिविलाइज्ड कहते हैं और किसे अनसिविलाइज्ड, उनके नज़दीक क्या इम्पोर्टेंट है और क्या अनइम्पोर्टेंट, ये सब कुछ असर करता है जब वो हिस्ट्री लिखते हैं, यानी किसी इवेंट को इंटरप्रेट करते हैं तो इन सब से इन्फ्लुएंस होकर लिखते हैं। अब बात करते हैं न्यू हिस्टोरिसिज्म के कुछ प्रिंसिपल्स की। न्यू हिस्टोरिसिज्म के अकॉर्डिंग हिस्ट्री सेंट्रल है। किसी भी लिटरेरी टेक्स्ट पर हिस्ट्री का डायरेक्ट इम्पैक्ट होता है, और कोई भी टेक्स्ट पढ़ते वक्त हमें तमाम हिस्टोरिकल फैक्टर्स को कंसीडर करना चाहिए। सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और कल्चरल, इन सब फैक्टर्स को देखना चाहिए। न्यू हिस्टोरिसिज्म एक फ्रेंच फिलोसोफर मिशेल फूको से बहुत इंस्पायर थी। फूको ने कहा कि पावर और नॉलेज इंटरकनेक्टेड हैं। पावर नॉलेज प्रोड्यूस करती है और नॉलेज पावर क्रिएट करता है। न्यू हिस्टोरियंस फूको के इस कॉन्सेप्ट से इंस्पायर हुए और उन्होंने लिटरेचर को सिर्फ पोएम्स और स्टोरीज की तरह नहीं देखा, बल्कि यूं देखा कि लिटरेचर पावर होल्ड किए हुए है, ये पावर क्रिएट करता है। सोसाइटी में जो भी राइट, नॉर्मल और नेचुरल समझा जाता है वो सोशली कंस्ट्रक्टेड है। जो कुछ गलत या क्राइम समझा जाता है वो भी सोशली कंस्ट्रक्टेड है। राइट और रॉन्ग की डेफिनेशन सोसाइटी ने डिफाइन की है, सोसाइटी के पावरफुल लोगों ने। न्यू हिस्टोरिसिज्म नुएंस को सबसे ऊपर रखती है कि सोसाइटी मुसलसल तब्दील हो रही है, जिससे हिस्ट्री भी चेंज होती है। इसलिए हर तरह का हिस्टोरिकल एस्पेक्ट कंसीडर किया जाना चाहिए। मिसाल के तौर पर अगर हम शेक्सपियर का प्ले मैकबेथ पढ़ें तो न्यू हिस्टोरिसिज्म के अकॉर्डिंग हम इस प्ले के सिर्फ कैरेक्टर्स और एक्शंस पर ही फोकस नहीं करेंगे, बल्कि हम इसके हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे कि शेक्सपियर ने इस प्ले में अपने टाइम की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी को हाईलाइट किया है। बिल्कुल इसी तरह जॉर्ज ऑरवेल का नॉवल 1984, ये नॉवल भी उस टाइम के पॉलिटिकल क्लाइमेट पर कमेंट्री है। ये नॉवल ख़ास तौर पर टोटलिटेरियनिज्म रिजीम्स के रिस्पॉन्स में लिखा गया। व्यूज़, इसी के साथ ये वीडियो एंड होती है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।